हेलो दोस्तों। आज फिर आ चुके हैं हम आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था की एक नई कक्षा को लेकर। आप कैसे हैं? आप सब लोग, हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। संपूर्ण मौलिक अधिकारों का भाग काफी विस्तृत और बड़ा है, जिसमें हर व्यक्ति को यह समझने की आवश्यकता है। मैं काफी सरल माध्यम से सभी सभी अनुच्छेदों को समझाने की कोशिश करूंगा। आप ये अनुच्छेद अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ भी देख सकते हैं, जिससे हमारे कर्तव्यों की अनुभूति होगी। हमारे मौलिक कर्तव्य है कि हम भारतीय संविधान को जानें, वह हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को जानें। इसलिए हम मौलिक अधिकारों को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की अपनी कक्षाएं शुरू करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपने अगले व्यवस्था, तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 मूलतः है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमें बताता है, जिसके अंतर्गत मूल अधिकार आते हैं। तो आज हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार, मुद्दे आगे पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे भारतीय संविधान का 70% भाग भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, लेकिन हमारे संविधान को संविधान बनाने का कारण ये मूल अधिकार हैं। इसीलिए इनका नाम मौलिक या मूल अधिकार माना गया है। इनके सामने जो मूल शब्द है, ये किस लिए लगाया गया है? क्योंकि जो मूल अधिकार हैं, ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता व समानता की रक्षा करता है। अच्छा, स्वतंत्र समानता एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। पूरक का मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, ये अलग शब्द नहीं है। स्वतंत्रता के बिना किसी समाज में समानता स्थापित नहीं की जा सकती। समानता के बिना किसी समाज में स्वतंत्रता स्थापित नहीं की जा सकती। मैं आपको उदाहरण की तरह समझाता हूँ, उदाहरण सुनाता हूँ। आप मान लीजिए कि किसी दो बच्चों को, ए बच्चा बी बच्चा, दोनों बच्चों को आप समानता दे रहे हैं। समानता में एक बच्चे को आप कुछ दे रहे हैं, एक बच्चे को थोड़ा अलग दे रहे हैं, तो दोनों को हमने समान नहीं रखा। अब समान नहीं रखा तो दोनों बच्चे स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे। तो समानता स्वतंत्रता को निर्धारित करती है। उसी प्रकार वही दो बच्चे लीजिए, उन्हीं दो बच्चों को आप स्वतंत्रता दीजिए। एक को कुछ पढ़ने की स्वतंत्रता है, एक को कुछ पुस्तकें पढ़ने की स्वतंत्रता नहीं है। तो एक बच्चा हो सकता है पढ़ाई से, शिक्षा से सफलता हासिल कर ले, जबकि दूसरा बच्चा जिसको हमने पुस्तकें पढ़ने की क्षमता नहीं दी, तो वो ज्यादा काफी ऊंचाई हासिल न कर सके, तो उनके बीच की जो आर्थिक स्थिति पैदा होगी वो समानता की नहीं होगी, समान नहीं होगी, क्योंकि हमने उनकी स्वतंत्रता प्रतिबंधित कर दी, उनको समान स्वतंत्रता नहीं दी। तो इसी प्रकार समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। इन दोनों को अलग से नहीं समझ सकता। जिस समाज में समानता स्थापित होती है, स्वतंत्रता अपने आप आ जाती है। जिस समाज में स्वतंत्रता होती है, समानता अपने आप आ जाती है। तो ये मूल अधिकार के बारे में हुआ। अब हम मूल अधिकार की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने देख लिया कि इनको मौलिक या मूल क्यों कहा जाता है। अधिकार, मौलिक या मूल कहने का एक ही मतलब है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करते हैं, इसलिए यह मौलिक हैं, इसलिए इन्हें मूल कहा जाता है। तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का
प्रावधान किया गया है। इसी के साथ हम अभी अनुच्छेद 12 को समझेंगे। देखिए, अब हमारे मूल अधिकार शुरू हो चुके हैं, तो आप इसको बड़े ध्यान से समझना। ये हर व्यक्ति के लिए पढ़ने उतने ही आवश्यक हैं जितने कि जीवन जीने के लिए। तो अब हम मौलिक अधिकारों के भाग 3 को पढ़ेंगे। अधिकार, मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार में राज्य शब्द बार बार आएगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप राज्य शब्द को अच्छे से समझ लें, क्योंकि राज्य शब्द एक विचार है, राज्य एक विचार है और उसका व्यवहारिक रूप सरकार है। क्योंकि सरकार को हम देख सकते हैं, राज्य को हम देख नहीं सकते, राज्य को हम छू नहीं सकते, जबकि सरकार उसका व्यवहारिक रूप है। तो हम पहले राज्य शब्द को समझ लेते हैं। राज्य शब्द जो आज का हमारा स्टेट है वो नहीं है। राज्य एक ऐसा भूभाग है जो किसी निश्चित जनसंख्या को धारित करता है। तो हम अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा भी दी गई है, राज्य के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 हमें किसके बारे में बताता है? राज्य के बारे में बताता है। राज्य, राज्य की परिभाषा, परिभाषा। अच्छा, राज्य में अब देखिए क्या क्या आता है। तो राज्य की परिभाषा में हम निम्नलिखित बातों को ऐड करते हैं। निम्नलिखित, निम्नलिखित है, जिसके अंदर नंबर 1 पर भारतीय संसद व सरकार शामिल है, ये राज्य के अंतर्गत आती है। नंबर 2 पे राज्यों के विधान मंडल व सरकारें राज्य का भाग है। नंबर 3 पे संस्थाएं, संस्थाएं वो जो राज्य वित्त से संचालित हैं, यानी राज्य जिसका संपूर्ण खर्च उठाता है। इसमें हम ले सकते हैं एम्स, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आ सकती है, ETC। ये क्या है? संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, चौथी है जो राज्य के अंतर्गत आती है, वो है राज्यों के सभी स्थानीय शासन, स्थानीय शासन, स्थानीय शासन। तो ये हम राज्य की परिभाषा के अंतर्गत पढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत हम एक बार फिर से देख लीजिए। भारतीय संसद व सरकार, राज्यों के विधानमंडल व सरकारें, संस्थाएं जो राज्य वित्त से संचालित हैं, जैसे एम्स हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। राज्यों के सभी स्थानीय शासन, ये राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि राज्य को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, क्योंकि राज्य एक विचार है और विचार को छुआ नहीं जा सकता। इसका व्यवहारिक रूप हमेशा सरकार के रूप में देखने मिलता है। हम अपने व्यवहार में हमेशा सरकार को देखते हैं, राज्य को नहीं देखते। राज्य के स्थान पर व्यवहार में सरकार कार्य करती है। तो ये अनुच्छेद 12 हमें राज्य के बारे में, राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अब हम अनुच्छेद 13 के बारे में पढ़ लेते हैं। विधि शब्द बार बार आएगा, तो विधि शब्द का उल्लेखित अनुच्छेद 13 में किया गया है। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को बताया गया है। विधि शब्द का अर्थ, विधि शब्द का अर्थ। अब देखिए विधि शब्द का अर्थ, तो 13 के पहले में कहा गया है कि अगर पूर्व संवैधानिक विधि
पूर्व संवैधानिक विधि मूल अधिकारों से टकराती है, मूल अधिकारों से टकराती है। तो मूल अधिकार इसका आच्छादन कर लेगा, यानी ढकलेगा इसको। आच्छादन का मतलब इसको ढकलेगा। तो इसको ढक लिया जाएगा, ढक लिया जाएगा किसके द्वारा? मूल अधिकार के द्वारा। ये पहला बताता है हमें। दूसरा विधि के बारे में बताता है कि यदि विधि मूल अधिकारों के विरुद्ध या प्रतिकूल पाई जाती है तो न्यायपालिका ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर देगी। विधि को असंवैधानिक घोषित कर देगी। असंवैधानिक घोषित कर देगी। अच्छा, अब नंबर 3 के लिए स्थान नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं और ऊपर लिख देता हूं। नंबर 3, विधि में क्या क्या सम्मिलित है? तो विधि में नियम, उपनियम, अधिसूचना सम्मिलित है। यानी कि स्थायी अधिकारों द्वारा बनाए जाने वाले नियम भी विधि के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, अब एक 24वें संविधान संशोधन द्वारा, किसके द्वारा? 24वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा न्यायपालिका ने विधि की एक और व्याख्या की है। इसमें बताया गया है कि सामान्य विधि और संशोधन विधि में अंतर है। संशोधन विधि में अंतर है। अच्छा, संशोधन विधि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए कहता हूं कि संशोधन विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती है, जिसमें संसद कर सकती है कि वो भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो ये संशोधन सकती है सामान्य विधि जो संसद की शक्ति है, जो सामान्य विधियों पर लागू होती है। तो इस प्रकार हम आर्टिकल अनुच्छेद 13 को देखते हैं। अब हम आर्टिकल 14 की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, जो संविधान के मौलिक अधिकार हैं वो अमेरिका के संविधान से ज्यादा प्रभावित है। ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। संविधान से प्रभावित है। संविधान से प्रभावित है, अमेरिका से लिए गए हैं। तो अब हम अगले अनुच्छेदों की तरफ बढ़ते हैं, आर्टिकल 14 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं जो मूल अधिकार हैं उनकी वर्गीकरण को देख लेता हूं, वर्गीकरण को आपको समझाता हूं। उसके बाद हम एक एक अनुच्छेद को आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो मौलिक अधिकार है उसके में जो मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है? वर्गीकरण
पहला आता है समानता का अधिकार। दूसरा है जो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। अब इसके बाद आता है तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल अनुच्छेद 23 से 24 तक आता है। अब आता है नंबर 4 पे धार्मिक समानता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। अब उसके बाद आता है धार्मिक समानता के अधिकार के बाद अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं जो 5वें नंबर पर हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार। अल्पसंख्यकों के अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 तक आता है। नंबर 6 पे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अब समाप्त कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 44वां संशोधन 1978 इसमें समाप्त कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद 7वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार जो आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये वर्गीकरण कर दिया मैंने 7 भागों में। अभी 6 ही बचे हैं क्योंकि संपत्ति का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया है। इसलिए हम अब इन्हें धीरे एक एक करके एक अनुच्छेद को बड़ी गहराई से इसके कंसेप्ट को समझेंगे, इनके विचारों को समझेंगे। जो हमारे राजनीतिक नेता थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके दर्शन को समझेंगे। अब देखिए आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को समझ लिया तो आर्टिकल 18 तक समझ में आ जाएंगे, इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। इसके अर्थ को समझना है, एक एक अर्थ पर ध्यान देना है। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार सबसे पहले समानता शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है, क्योंकि समानता शब्द का अगर अर्थ हम समझ लेते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक याद करना काफी आसान हो जाएगा। देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 समानता का। पहले इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार। इसका अर्थ को समझ लिया तो अगले जो आर्टिकल है उन्हें याद रखना काफी आसान हो जाएगा। इसका समानता का अर्थ है भेदभाव का अभाव, यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जहां समानता होगी वहां भेदभाव नहीं हो सकता, तो भेदभाव का अभाव। समानता का अर्थ है भेदभाव का अभाव। भेदभाव का अभाव। दूसरा समानता का अर्थ है अवसर की समानता। अगर हम समानता दे रहे हैं तो अवसर की समानता सभी को दी जाएगी। सभी व्यक्तियों को अवसर मिलना चाहिए कुछ कार्य करने का, कुछ कार्य नहीं करने का, सभी को अवसर मिलना चाहिए।
तो अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अच्छा, और समानता का अर्थ क्या हो सकता है? तीसरा अर्थ हो सकता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछात का अभाव, जिसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, छुआछात का अभाव। अच्छा, और क्या आता है? जहां समानता होगी वहां किसी को विशेष अधिकार नहीं जाएगा, सभी व्यक्ति समान होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मजदूर हो, सभी के सभी समान होंगे। तो जहां समानता होगी वहां विशेषाधिकार का अभाव होगा, विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो विशेषाधिकारों का अभाव। अभाव। तो ये समानता के अर्थ हैं, अगर इनको हम याद रखेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि यही आगे चलकर अनुच्छेद 15 बनेगा, यही आगे चलकर अनुच्छेद 16 बनेगा, यही आगे चलकर अनुच्छेद 17 होगा, और यही आगे चलकर अनुच्छेद 18 होगा। तो अगर समानता के अर्थ को समझ लिया तो समानता के अधिकार का समझना काफी आसान होगा। जो 14 से 18 तक आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसको आसानी से याद करने का एक तरीका मैं और बताता हूँ। देखो, इसे हम रीजनिंग के माध्यम से समझ सकते हैं, यानी कि समानता का अधिकार पिता है और उसके छोटे छोटे बच्चे ये हैं जो इसके अर्थ से निकलते हैं। तो देखिए, ये है आर्टिकल 14, समानता, समानता, समानता। अब इसका सबसे छोटा बच्चा, भेदभाव का अभाव, भेदभाव का अभाव, जो किसके अंदर आएगा? 15 के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 16, अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। ऐसे याद करना आसान रहता है। केवल समानता के अर्थ को समझ लिया तो पूरे के पूरे समानता के अधिकार को आसानी से समझा सकता है, आसानी से याद किया जा सकता है। इतना लंबा चौड़ा या फिर तथ्यों को बार बार लाइनों में पढ़ना जरूरी नहीं है। आप एक डायग्राम से इसे याद रख सकते हैं कि बाहर समानता का अधिकार है, उसी के अर्थ से निकले हुए ये छोटे अधिकार हैं। तो समानता महत्वपूर्ण है, समानता से ये सब निकले हैं, जिसका समानार्थी अर्थ है कि समानता का समानार्थी कहते हैं भेदभाव का अभाव, यानी जहां समानता होगी वहां भेदभाव हो ही नहीं सकता। जहां समानता होगी वहां सबको अवसर समान दिया जाएगा, जहां समानता होगी वह छुआछात हो ही नहीं सकती, जहां समानता होगी वहां कोई विशेष नहीं होता है, यानी विशेष अधिकारों का अभाव होता है। तो इसी के साथ 17 आता है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, जिसमें क्या है? छुआछात, प्रतिबंध है, छुआछात प्रतिबंधित है, प्रतिबंधित है। उसी के साथ आर्टिकल 18, विशेषाधिकारों का अभाव, यानी विशेषाधिकारों का अभाव, विशेष अधिकार नहीं होंगे, विशेष अधिकारों का अभाव। इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आज समानता के अर्थ को समझते हैं। कल हम आर्टिकल 14 को गहराई से समझेंगे, आर्टिकल 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, और इसी के साथ इन्हें समाप्त करेंगे। आर्टिकल 14 यानी समानता के अधिकार को 14 से लेकर 18 तक कल हम संपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।